Good morning, students. Today we will discuss the exercise of our first chapter of civics, and the title of the chapter is What is Democracy? Why Democracy? As you know that we have completed our chapter in last three videos. Today we will discuss the exercise given in the textbook. And the first question is, here is some information about four countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Write democratic, undemocratic और not sure against each of these. तो यहाँ चार देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। उन सूचनाओं के उन इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें क्लासीफाई करना है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है या फिर हम श्योर नहीं हैं। तो अभी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन यहाँ दे रखा है। मैं अभी हिंदी वाला वर्जन ही पढ़ रही हूँ। क्या देश क्या है, फर्स्ट कंट्री है, उसमें कहा गया है जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। कंट्री ए, पीपल हु डोंट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डोंट हैव ए राइट टू वोट। तो ऐसे देश को हम क्या कहेंगे? ये देश कहलाएगा अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक। सेकंड, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। एक ऐसा देश जिसमें एक ही पार्टी लगातार इलेक्शन जीत रही है, तो उस देश के बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते। वो नॉट श्योर यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो पार्टी अच्छा काम कर रही हो इसलिए जीत रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लोग कुछ मिसयूज़ कर रहे हो अपनी पावर का इसलिए जीत रहे हो। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा नॉट श्योर, पक्का नहीं। कंट्री सी, देश ग, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन लास्ट 3 इलेक्शंस। ऐसे देश को हम क्या कहेंगे? ये कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगा, लोकतांत्रिक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ फेयर इलेक्शन होता है। यहाँ पर रूलिंग पार्टी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर रही है। कंट्री डी, देश है, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो ऐसा देश अलोकतांत्रिक कहलाएगा। जहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग ना हो उस देश को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन अनडेमोक्रेटिक, सेकंड कंट्री नॉट श्योर, थर्ड डेमोक्रेटिक एंड द लास्ट इज अनडेमोक्रेटिक। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, here is some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Write democratic, undemocratic or not sure against each of these. वही सेम एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ हमें इस कंट्री की विशेषता पढ़नी है और फिर डिसाइड करना है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है या फिर हम श्योर नहीं हैं। Country P, the parliament cannot pass a law about the army without the consent of chief of army. संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। तो ये कंट्री होगा अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक। कंट्री Q, the parliament cannot pass a law reducing the powers of judiciary. संसद न्यायपालिका में के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। ये कंट्री कहलाएगा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होना लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए न्यायपालिका को अधिकार देना या न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना लोकतांत्रिक देश की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो ये कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगा। कंट्री आर, द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी देश से संधि नहीं कर सकते। ऐसे देश को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, ये अनडेमोक्रेटिक होगा। जहां देश के नेताओं को पड़ोसी देश के दबाव में रह के काम करना पड़े उस कंट्री को हम अनडेमोक्रेटिक मानेंगे। कंट्री एस, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं और इसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। अब इस कंट्री के बारे में हम कहेंगे नॉट श्योर, पक्का नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। ये कंट्री डेमोक्रेटिक भी हो सकता है जहां फाइनेंशियल मैटर के लिए उनके स्पेशलिस्ट बैंक अधिकारी का यूज़ किया जाता हो, या ये अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम नॉट श्योर हैं। फर्स्ट अनडेमोक्रेटिक, सेकंड डेमोक्रेटिक, थर्ड अनडेमोक्रेटिक एंड द लास्ट नॉट श्योर। द नंबर थर्ड, which of these is not a good argument in favor of democracy and why?
इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? तो यहाँ कुछ तर्क दिए गए हैं जो लोकतंत्र के फेवर में है, लेकिन एक तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र के बारे में कोई खास चीज़ नहीं बताता, मतलब वो अच्छा तर्क नहीं माना जा सकता। फर्स्ट है, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये एक अच्छा तर्क है। सेकंड, डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर्स। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को अच्छी तरह सुलझाती हैं, ये भी एक अच्छा तर्क है लोकतंत्र के पक्ष में। थर्ड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये तर्क भी एक अच्छा तर्क है। एंड लास्ट वन इज़ डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन डी, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, इसको हम अच्छा तर्क नहीं मान सकते, क्योंकि समृद्धि का लोकतंत्र से कोई ज़्यादा अच्छा रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। समृद्ध होना या ना होना एक अलग टॉपिक है, तो ये कोई लोकतंत्र की विशेषता को नहीं दर्शाता। यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। Now question number 4. Each of these statements contain a democratic and an undemocratic element. Write out the two separately for each statement. इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें अलोकतांत्रिक हैं, कुछ लोकतांत्रिक हैं। हर कथन में हमें इन चीज़ों को अलग करके लिखना है। अब नीचे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमने देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट लोकतांत्रिक है और कौन सा स्टेटमेंट अलोकतांत्रिक है। फर्स्ट, a minister said that some laws had to be passed by the parliament in order to conform to the regulations decided by the WTO. एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो इस कथन को हम अनडेमोक्रेटिक मानेंगे, अलोकतांत्रिक, क्योंकि यहाँ संसद को मजबूरी में वो नियम पास करने पड़ रहे हैं। यहाँ जनता की राय नहीं ली जा रही है, बल्कि उसको पास करना उसकी मजबूरी है, तो इसको हम मानेंगे अनडेमोक्रेटिक। सेकंड, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी। ऐसे देश को हम डेमोक्रेटिक मानेंगे, लोकतांत्रिक मानेंगे, क्योंकि यहाँ चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है तो चुनाव आयोग उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहाँ फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, सही चुनाव हो रहे हैं, तो ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। थर्ड, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ बेयरली रीच्ड 10%। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है, इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। इस स्टेटमेंट को भी हम डेमोक्रेटिक मानेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक पहचान होती है कि यहाँ सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सभी को संसद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वो डिमांड कर रही है, लोगों को डिमांड करने का अधिकार है, तो ऐसा स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट कहलाएगा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट अनडेमोक्रेटिक है, सेकंड डेमोक्रेटिक एंड थर्ड इज डेमोक्रेटिक। 5. Which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in democratic country? अकाल और भुखमरी की संभावनाएं लोकतंत्र में कम होती हैं, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? अब एक लोकतांत्रिक देश में अकाल और भुखमरी कम होगी, क्यों कम होगी, उसके लिए कुछ कारण दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कारण सही है कौन सा नहीं, वो हमें बताना है। फर्स्ट इज, अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन। विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं, ये तर्क सही है। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमिनाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं, ये तर्क भी सही है। थर्ड, गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, ये भी सही है। ये तीनों कारण सही हैं कि लोकतंत्र में इन तीनों कारणों से भुखमरी की संभावना कम हो जाती है। और फोर्थ पॉइंट है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एनी प्रैक्टिस एनी रिलीजन। लोग कोई भी तर्क और धर्म मानकर उस पर आचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब तर्क और धर्म का भुखमरी या अकाल से कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं है,
कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आर्गूमेंट सही आर्गूमेंट नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ऑप्शन सही है जो सही तर्क के रूप में रखे गए हैं, लेकिन चौथा तर्क कोई वैलिड रीज़न नहीं है, इसलिए यहाँ का आंसर होगा ऑप्शन डी। Question number 6. There are 40 villages in a district where the government has made no provision for drinking water. These villagers met and considered many methods for forcing the government to respond to their needs. Which of this is not a democratic method? किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है? लोगों ने 4 तरीके तलाश करे हैं। उन 4 तरीकों में से 3 तरीके ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं और एक ऐसा है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो एक तरीका कौन सा है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फाइलिंग ए केस इन द कोर्ट क्लेमिंग दैट वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अदालत में पानी को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाते हुए मुकदमा दायर करना, ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि वो मुकदमा दायर कर सकते हैं। सेकंड, बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव ए मैसेज टू ऑल पार्टीज। अगले चुनाव का बहिष्कार करना जिससे सभी पार्टियों को संदेश जाए, ये तरीका भी लोकतांत्रिक तरीका है। थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, ये तरीका भी डेमोक्रेटिक तरीका है। जनता को अधिकार है कि वो सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है। एंड द लास्ट वन इज पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये तरीका अनडेमोक्रेटिक है, इसको हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। बाकी 3 तरीके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो तीनों डेमोक्रेटिक तरीके हैं, डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं, और लास्ट मेथड अनडेमोक्रेटिक है। राइट ए रेस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। कुछ आर्गूमेंट दिए गए हैं जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बजाय कुछ दूसरे तरीके से शासन चलाया जाना चाहिए। अब हमें उन तर्क का, उन आर्गूमेंट को जवाब देना है। फर्स्ट आर्गूमेंट इज दैट आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल टू द कंट्री। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। इसके खिलाफ हम कह सकते हैं कि सेना ठीक है, सेना देश का सबसे अनुशासित संगठन है, लेकिन सेना की मुख्य ड्यूटी देश की सीमाओं की रक्षा करना है और सेना मुख्य रूप से उसमें ही व्यस्त रहती है। देश की सीमाओं की रक्षा करना स्वयं में इतना बड़ा कार्य है कि सेना को अपनी पूरी कार्य क्षमता, अपनी पूरी एफिशिएंसी उसी कार्य में लगानी होती है। अब देश की जनता की क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार से रहना है, करना है, जनता क्या चाहती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सेना के पास इतना अधिक समय इतना नहीं होता, इतने संसाधन नहीं होते कि वो उन कार्यों में भी अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति लगा सके। इसलिए सेना को देश का शासन सौंपना सेना के ऊपर डबल बर्डन डालना भी हो जाएगा और देश के शासन को चलाने में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उससे आ सकती हैं। सेकेंड आर्गूमेंट, रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ द इग्नोरेंट पीपल। व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ द वाइज इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स। बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। अब बहुमत का शासन का मतलब मूर्खों और अशिक्षितों का शासन, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि देश में रहने वाले सभी लोग अपने देश को, अपने देश की समस्याओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी समस्याओं को भली प्रकार से समझते हैं और उन सबको ध्यान में रखते ही वो चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगर केवल कुछ लिमिटेड लोग, जिन्हें हम होशियार मान रहे हैं, केवल उनके हाथ में शासन करने की शक्ति आ जाएगी तो वो देश के बहुमत जनता द्वारा फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनको नहीं समझ पाएंगे और इस स्थिति में देश का शासन उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा। तो बहुमत का शासन होना चाहिए, भले ही वो लोग अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, वाइस हो या फुलिश हो, जो भी हो, लेकिन वो देश की जनता है तो उन सभी को शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। थर्ड, if we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not we invite to guide them in political as well? The country should be ruled by religious leaders. अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों ना सौंप दिया जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए।
धर्मगुरु या रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो केवल रिलीजियस तक उनकी नॉलेज लिमिटेड होती है। वो हमें धर्म का मार्ग दिखा सकते हैं, आध्यात्म का मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए केवल धर्म और आध्यात्म ही आवश्यक नहीं होता, उसके लिए और अनेक प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है। देश के नागरिक केवल पूरे धर्म तक ही सीमित नहीं रह सकते, उनको आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, भौतिक उन्नति की भी आवश्यकता होती है और धर्मगुरु उन सारी समस्याओं का सही तरह से समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश को चलाने के लिए हम धर्मगुरुओं पर निर्भर नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 8, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू? वाई? निम्नलिखित में से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कुछ स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक हैं और कुछ अनडेमोक्रेटिक। तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट अनडेमोक्रेटिक है और कौन सा डेमोक्रेटिक। फर्स्ट इज फादर टू डॉटर, आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू। पुत्री से, एक बेटी से उसका बाप कह रहा है कि मैं शादी के मामले में तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता। परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते, इसको हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ बेटी के ऊपर बाप अपनी राय को थोप रहा है, बेटी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जबकि लोकतंत्र की ये पहचान है कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। सेकंड, टीचर टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। एक स्टूडेंट से उसके टीचर कह रहे हैं क्लास में क्वेश्चन पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। इस स्टेटमेंट को भी हम डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। थर्ड, एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, आवर वर्किंग आवर मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। एक अधिकारी से उसका कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। ये स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी को अधिकार दिया गया है कि वो अपने अधिकारी से मांग रख रहा है, उसके सामने डिमांड प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ए कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट a डेमोक्रेसी। गिव रीज़न टू सपोर्ट योर डिसीजन। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं किसी देश के बारे में और हमें फाइंड आउट करना है कि वो देश डेमोक्रेटिक कहलाएगा या नहीं। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। एक ऐसा देश जिसमें सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है और जहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, तो ऐसे कंट्री को हम डेमोक्रेसी कहेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है। क्यों है? क्योंकि सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है और सही समय पर चुनाव किए जा रहे हैं। सेकेंड, the country took loan from international agencies. One of the conditions for giving loan was that government would reduce its expense on education and health. देश ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उधार लिया है, लोन लिया है, और उस लोन की शर्तें हैं कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च को कम करेगी। तो ऐसी स्थिति में इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी कंट्री की मेन आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं और उन पर खर्च करना किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। सी, पीपल स्पीक मोर देन सेवन लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन बाई 52% पीपल ऑफ द कंट्री। एक ऐसा देश है जहां लोग 7 भाषाएं बोलते हैं, लेकिन शिक्षा केवल एक ही भाषा में उपलब्ध है और वो भाषा है जिसको देश के 52% लोग बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोकतंत्र तो है, क्योंकि बाकी सारे लोगों को भी 7 भाषाएं बोलने की आज़ादी दी गई है, अपनी भाषा वो बोल सकते हैं, लेकिन शिक्षा का माध्यम केवल एक ही भाषा को रखा गया है। ये बात डेमोक्रेटिक नहीं कहलाई जा सकती। लोगों को अपनी अपनी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, तभी वो सच्चे अर्थों में डेमोक्रेसी कहला सकती है। डी, several organizations have given a call for peaceful demonstration and nationwide strike in the country to oppose these policies. The government has arrested these leaders. बहुत सारे संगठनों ने सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ हड़ताल आयोजित करी है और सरकार ने उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते।
क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पर उन नेताओं को गिरफ्तार करना एक डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं है, लोकतांत्रिक निर्णय नहीं है। The government owns the radio and television in the country. All the newspapers have to get permission from the government to publish any news about government policies and protest. सरकार ने रेडियो और टेलीविज़न पर अपना अधिकार कर रखा है। सारे समाचार पत्रों को भी सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ छापने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होती है। ऐसे देश को भी हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता पूर्वक सरकार के बारे में लिखने का या अपने अपने विचार अभिव्यक्त करने का सभी को अधिकार दिया जाता है। यहाँ सरकार ने क्योंकि मीडिया पर अपना नियंत्रण कर लिया, तो ऐसे देश को हम डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। यही क्वेश्चन को हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, वो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In 2004, a report published in USA pointed to increasing inequalities in that country. Inequality in income reflected through the participation of people in democracy. It also shaped their ability to influence the decision taken by the government, and the report highlighted that सन 2004 में यूएसए में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें देश में पाई जाने वाली विषमताओं या असमानताओं के बारे में बताया गया था। और ये असमानताएं या विषमताएं लोकतंत्र में जनता की भागीदारी पर भी ध्यान दिलाती हैं। ये बताती हैं कि किस प्रकार से सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय उनकी योग्यताओं को प्रभावित करते हैं। अब इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं वो हैं, इफ़ एन एवरेज ब्लैक फैमिली अर्न्स $100, then the income of average white family is $162. A white family has 12 times more wealth than the average black family. अमेरिका में श्वेत और अश्वेत दो प्रकार के लोग हैं, तो वहाँ एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 है, जबकि वहाँ पर एक श्वेत परिवार की औसत आमदनी $162 है। एक श्वेत परिवार के पास अश्वेत परिवार की तुलना में 12 गुना ज़्यादा धन संपदा है। तो इसका मतलब वहाँ पर आर्थिक रूप से असमानता है। In a president's election, nearly 9 out of 10 individuals in families with income over $75,000 have voted. These people are the top 20% of the population in terms of their income. On the other hand, only 5 people out of 10 from families with income less than $15,000 have voted. They are the bottom 20% of the population in terms of their income. अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 10 में से 9 परिवार वोट डालते हैं। कौन से 10 परिवारों की बात हो रही है? जिनकी आय $75,000 से ज़्यादा है, जिनकी वार्षिक आय $75,000 से ज़्यादा है। ऐसे 10 में से 9 परिवार वोट डालते हैं, और ये वो परिवार हैं जो आमदनी की दृष्टि से देश के टॉप 20% परिवारों में से हैं। आमदनी की दृष्टि से जो देश में 20% टॉप लोग हैं, 20% अधिक आमदनी वाले लोग हैं, वो लोग उनमें से 90% ऐसे हैं जो वोट करते हैं। दूसरी तरफ देश के 10 में से 5 परिवार जिनकी आय 15,000 से भी कम है, उनमें केवल 5 लोग वोट डाल रहे हैं। मतलब 10 परिवार जिनकी आय 15,000 से कम है, उनमें से केवल 5 ही परिवार वोट डाल रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो बॉटम 20% में आते हैं, मतलब जो गरीबी की दृष्टि से नीचे आते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि जो धनी लोग हैं वो वोटिंग ज़्यादा करते हैं, और जो निर्धन लोग हैं वो वोटिंग बहुत कम करते हैं। About 95% contribution to the political parties comes from the rich. They give the opportunity to express their opinions and concern, which is not available to most citizens. देश की जो राजनीतिक पार्टी हैं उन्हें जो धन मिलता है, चंदा मिलता है, उसका 95% ऐसा है जो धनी लोग देते हैं, देश के धनी लोगों द्वारा दिया जाता है। और इसीलिए जो वो देश के धनी लोग हैं उन्हें अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, जो कि आम नागरिकों को नहीं मिल पाता। As poor section participate less in politics, the government doesn't listen to their concerns coming out of poverty, getting job, education, healthcare, and housing for them. Politicians hear most regularly about the concerns of business persons and the rich. तो यहाँ हमने देखा कि धनी लोग वोट ज़्यादा देते हैं, धनी लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा ज़्यादा देते हैं, तो इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर धनी लोगों की बातें सरकार में ज़्यादा सुनी जाती हैं, और जो निर्धन लोग हैं वो राजनीति में उतना ज़्यादा योगदान नहीं दे पाते, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा भी नहीं दे पाते, वो वोट भी नहीं करते।
इसलिए सरकार उनकी समस्याओं पर अब ध्यान नहीं देती। उनकी समस्याएं जैसे गरीबी से मुक्त होना, नौकरी प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आवास प्राप्त करना, तो उनकी समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं होता। सरकार का ध्यान मुख्य रूप से धनी लोगों की बातों तक ही सीमित होता है। तो ये हमने एक रिपोर्ट पढ़ी। अब इस रिपोर्ट के बेस पे हमें क्या करना है? राइट एन essay on democracy and poverty using the information given in this report by using the examples from India। हमें एक निबंध लिखना है लोकतंत्र और गरीबी, और उसमें हमें भारत के एग्जाम्पल देने हैं। जैसे ये यूएसए के एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही हमें न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से कुछ एग्जाम्पल ढूंढने हैं कि भारत में क्या स्थिति है। भारत में जब चुनाव होते हैं तो कितने प्रतिशत निर्धन लोग मतदान करते हैं, कितने प्रतिशत धनी लोग मतदान करते हैं, राजनीतिक पार्टीज़ को जो डोनेशन दिया जाता है उसमें कितने प्रतिशत धनी लोगों से आता है, कितने प्रतिशत निर्धन लोगों से आता है। और उन सारे डाटा के बेस पे हमें लोकतंत्र और निर्धनता के ऊपर एक पैराग्राफ का आर्टिकल लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम अपने नॉलेज के लिए इसको हम लिख सकते हैं। इसी को यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बुक में जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ये एक डिस्कशन के क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिनको आप कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा हमने लेसन में अच्छी तरह समझी है अपने फर्स्ट वीडियो में, वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। सेकंड, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? थर्ड वन, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। लोकतंत्र के फेवर में जो कुछ आर्गूमेंट्स दिए गए थे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर्गूमेंट्स आर गिवन अगेंस्ट डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क दिए गए हैं उनको हमें बताना है। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? क्या लोकतंत्र सरकार के अन्य तरीकों से बेहतर है? तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो अन्य प्रकार की सरकारें हैं जैसे सैनिक तानाशाही, राजतंत्र, उन सब की तुलना में लोकतंत्र ज़्यादा बेहतर क्यों है? तो हमें लोकतंत्र के गुणों को यहाँ पे दर्शाना है। व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्या है? इसको हमें समझाना है कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन का संचालन करते हैं, उसे हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल सिस्टम बट अ वे ऑफ लाइफ। हाउ? लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। कैसे? जैसे अभी हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल पढ़े जहाँ टीचर क्लास में स्टूडेंट को बोलने की परमिशन नहीं दे रहा है तो उस क्लास को हम डेमोक्रेटिक क्लास नहीं कह सकते। एक फैमिली जहाँ फादर अपनी डॉटर को बोलने की परमिशन नहीं दे रहा है, उस फैमिली को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो डेमोक्रेसी केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि वो जीवन का तरीका है। जीवन के, समाज के हर जगह जहाँ भी हम देखते हैं कि लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि उस संस्था में लोकतंत्र का पालन किया जा रहा है। जहाँ भी हम लोगों को अपनी बात कहने से रोक रहे हैं, उनको अपने विचार एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं, तो उस समाज को, उस संगठन को हम लोकतंत्र नहीं मान सकते। तो लोकतंत्र केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है बल्कि अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में हम लोकतंत्र को देखते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कुछ अलग से भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं और इसके साथ ही ये लेसन हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेसन हम कुछ दिन बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।